ब्रेक पर आपको स्वागत। उत्तर प्रदेश रे हेबाकु थिबा 2022 विधानसभा निर्वाचन पूर्व जी हिंदुस्तान ने करा जायतिबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित स्वतंत्र साक्षात्कार उपरे नजर पकेबा। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत यूपी के चुनाव से करते हैं। क्या तैयारियां हैं? क्योंकि तैयारियां मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि हम 400 सीटें जीतेंगे, तो मुझे लगता है फिर आपके लिए तो सीट बचती नहीं है कुछ। देखिए, हमारी हमेशा केवल चुनाव के लेकर के तैयारी नहीं होती है। जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ मैंने ली थी, पार्टी ने दायित्व जिस दिन मुझे सौंपा था, उसी दिन से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा का जो संकल्प लिया, बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे, बिना हटे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम निरंतर कार्य करते रहे हैं। इसलिए हमारी तैयारी हमेशा है। देखिए, कभी कभी माँ सरस्वती जैसे कुंभकर्ण को वरदान मांगने के लिए गया तो पहले वह इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन बाद में उसके मुंह से माँ ने निकाल दिया निद्रासन का, तो बेचारा जिंदगी भर सोता रहा। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति यही है। उनके कृत्यों को पूरा समाज जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। और आम जनमानस के मन में जो भाव है, वो गुंडाराज नहीं चाहता, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता, जाति, परिवार और मत मजहब की राजनीति नहीं चाहता। वो सुरक्षा चाहता है, वो विकास चाहता है, राष्ट्रीय मूल्यों और आदर्शों के संरक्षण के साथ ही वह अपनी आस्था का सम्मान भी चाहता है। और उत्तर प्रदेश में विगत 4.5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया है और उसके परिणाम भी अब देखिए, आपने गुंडा राज की बात की। जिस तरह से यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं, जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप देखें कि उसमें जाति ढूंढा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग जातियां गिनाते हैं कि इतने इस जाति के इतने लोगों का एनकाउंटर हुआ। धर्म उसमें ढूंढा जा रहा है। क्या लगता है? देखिए, अपराधी की कोई जाति, कोई मत और मजहब नहीं होता है। अपराधी केवल अपराधी होता है, और अपराधी कोई भी रहा हो, उसके साथ बिना किसी मान मनोबल के कानून के दायरे में लाकर के उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, और सरकार उसी लक्ष्य को लेकर के आगे भी कार्य कर रही है। कोई संदेह नहीं होना चाहिए इसमें, किसी को भी नहीं होना चाहिए, किसी को गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि वह जो है अपराध करेगा तो कहीं से बच पाएगा। कोई भी है, अपराधी है तो अपराध कानून के दायरे में कानून उस पर शिकंजा जरूर कसेगा। तो एक जो आप यूपी की बात कर रहे हैं, अपराध मुक्त यूपी की बात आप हमेशा करते रहे हैं, और उसी कड़ी में आप उसी सिलसिले में जो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो लोग कहते हैं कि योगी का हंटर अब अगला किस पर चलेगा? देखिए, मेरा किसी व्यक्ति, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब नहीं है। जो गरीब के, किसान के, नौजवान के, व्यापारियों के, महिलाओं के सुरक्षा के मार्ग में बाधक होगा, जो कानून व्यवस्था को चुनौती देगा, जो प्रदेश के अंदर प्रदेश के परसेप्शन में बाधक बनेगा, स्वाभाविक रूप से कानून का शिकंजा उस पर जरूर हंटर वहीं चलेगा। अब बात करते हैं ओवैसी की। ओवैसी ने कहा था आपको कि इंशाअल्लाह योगी को मुख्यमंत्री नहीं सीएम नहीं बनने देंगे। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी न मुख्यमंत्री पद बनाने के लिए तय कर सकता है,
और न ही वह हमें हराने की क्षमता रखते हैं। वो ठीक है, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी राजनीति है, वो अपनी जगह अपनी राजनीति करते होंगे। वो अपने गृह राज्य में उस स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश दूर भी है, बहुत बड़ा भी है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है ओबीसी जैसे लोगों के लिए। और दम भरने का साहस हर व्यक्ति करेगा, अखाड़ा खुला हुआ है, हर व्यक्ति अपना अपना दांव लगाएगा और अपनी जोर आजमाइश करके देख लें, रिजल्ट बताएगा, ये जनता तय करेगी, जनता जनार्दन का फैसला सिरोधर्य होगा। इतनी चीड़ क्यों है? लेकिन अखाड़ा, आपने कहा अखाड़ा खुला है, तो आप भी तो हैदराबाद उनके गढ़ में, उनके अखाड़े में जाके आपने तो हम गए थे, हम तेलंगाना में भी गए थे, प्रचार में गए थे, और हम हैदराबाद में भी गए थे। और हैदराबाद में पार्टी के प्रचार के लिए, पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए गया था, और जनता जनार्दन ने उसमें अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया था। अयोध्या आ रहे हैं कल, ऐसा क्या कर दिया आपने? लोग कहते हैं कि क्या हो गया, ओवैसी अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या से। देखिए, यही तो बदलाव है। हर व्यक्ति आज अयोध्या में जाकर के अपना शीश झुकाता है। अयोध्या आदिकाल से हमारी आस्था की केंद्र बिंदु रहा है। हमारे लिए 7 सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या है। हमारी स्वाभाविक आस्था अयोध्या के प्रति है। लेकिन अन्य दलों के लोग भी अयोध्या आकर के अपनी उसी श्रद्धा को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी वैचारिक विजय है। और अपनी इस वैचारिक विजय की देश से अगर कल ओवैसी भी वहां आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हमारी उस वैचारिक विजय का एक हिस्सा माना जाता है। रंग में रंग गए हैं क्या? मुझे लगता है कि उनका अपनी पार्टी है, उनका अपना विजन है, उनका अपने मैनिफेस्टो है, उनकी अपनी विचारधारा है, वो अपनी भाषा बोलेंगे। हमारा जो कार्य है हम अपना कार्य करेंगे। लेकिन भाषा तो बोल ही रहे उन्होंने, पोस्टर जो लगे उसमें अयोध्या नहीं फैजाबाद। चलिए, ये तो हर व्यक्ति जानता है कि उनका जो सपना है, उनके लिए कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। अब अयोध्या अयोध्या ही रहेगी। अब अयोध्या कोई बदल नहीं पाएगा। एक जो मजाक कहा जाए, एक काफ़ी ज़्यादा है कि अगर कुछ और 2-4 बार अगर ओवैसी यहाँ आ गए यूपी, तो शायद योगी जी ओवैसी का भी नाम बदल देंगे। देखिए, ये नाम बदलने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन अपने मूल से जुड़ने की आदत हर व्यक्ति को देनी चाहिए। अयोध्या इसका प्राचीन नाम था। देश और दुनिया में उसकी पहचान अयोध्या से थी। हमने इसलिए जनपद का नाम और कमिश्नरी का नाम अयोध्या से रखा। प्रयाग का भी नाम वही स्थिति था, प्राचीन और पौराणिक नाम वही था, हमने प्रयागराज कर दिया। जनता की अपेक्षा थी हमसे, हम उसको उसकी पहचान दें। हमारी सरकार ने वही किया जो आम जनमानस की भावना थी और जो उसकी पहचान थी, उसी को हमारी सरकार ने किया है। ओवैसी पे एक सवाल और पूछता हूं कि बंगाल चुनाव से ही, आप भी बंगाल चुनाव में थे, ओवैसी भी धुआंधार वहां प्रचार कर रहे थे। उन्होंने एक नया टर्म दिया, वो अपने आप को सियासत की लैला कहते हैं कि मैं लैला हूं, मेरे बहुत कदरदान है, मेरे बहुत चाहने वाले हैं। लेकिन भाई अच्छा है, ओवैसी अपनी पार्टी के साथ, अपनी विचारधारा के साथ जनता के बीच में जाते होंगे, अपना कार्य करते होंगे। हमारी अपनी वैचारिक अधिष्ठान है, राजनीति हमारे कुछ मूल्य और आदर्श हैं, उन्हीं को लेकर के हम चलते हैं और पार्टी के मैनिफेस्टो के अनुसार अपनी बातों को जनता के सामने रखते हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 3 से बढ़कर के 75 सीटें पाई। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वहां समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में एक नया भाव वहां देखने को मिला है और मुझे लगता है कि ये भविष्य के लिए बहुत शुभ है।
अच्छा, ऐसा क्या है कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकैत आपको लगातार मंच से जो मर्जी बातें कह रहे हैं आपके खिलाफ? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात को अपने संस्कार के अनुरूप बोलने का पूरा अधिकार है। सबके निशाने पे योगी क्यों है? क्योंकि उन्हें भय है कि उत्तर प्रदेश अब भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में मनमर्जी नहीं चलेगी। यहाँ का नागरिक, यहाँ के गरीब, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाएं जो चाहेंगे उत्तर प्रदेश में वही होगा। और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उससे भयभीत होकर के बहुत सारे लोग अनर्गल प्रलाप करेंगे। आखिर उनका वो ये प्रलाप उनका व्यवसाय भी है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं इससे। लेकिन कल जनता ने उनके उन कृत्यों को देखा भी है, कैसे कॉमन मैन को मार रहे थे, कैसे मीडिया कर्मियों पर हमले हो रहे थे, कैसे मंचों से किस किस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे। मुजफ्फरनगर की जनता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इसको कभी स्वीकार कर ही नहीं सकती जी। वो तो कह रहे हैं आपको लखनऊ आपका है ही नहीं, लखनऊ उनका, आपको लखनऊ से बाहर भेज देंगे। ये तो जब एक एक करके डीएनए जांच होगी पता लग जाएगा कौन क्या है। अभी आपने बहुत अच्छा कदम था, काफी, हालांकि उसकी तारीफ भी हुई, लेकिन एक बड़ा तबका भी था जो काफी विरोध कर रहा था, वो 2 बच्चों वाली पॉलिसी का था। देखिए, जनसंख्या स्थिरीकरण ये आज की आवश्यकता है, लेकिन इसमें अवेयरनेस की आवश्यकता है। व्यापक जागरूकता के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को हम इसके प्रति अवगत कराएं। एक एक व्यक्ति को इसके बारे में बताएं। अभी भी उत्तर प्रदेश में, हम देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर ये देश के अंदर सर्वाधिक अभी यूपी में है। उन सभी उन राज्यों में यूपी सर्वाधिक उसमें है ये मृत्यु दर के आंकड़े। इसके पीछे कारण है, एक मां का कुपोषित होना, बच्चे का कुपोषित होना, दूसरा उन सभी नियमों का, परिवार नियोजन से संबंधित उन नियमों का के बारे में जानकारी का अभाव। व्यापक अभियान इसके लिए चले, इसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में एक जनसंख्या नीति घोषित की है स्वास्थ्य विभाग ने, जिसमें अवेयरनेस के कार्यक्रम चलेंगे हर एक तबके को। देखिए, हमारे लिए कुपोषित मां या कुपोषित बच्चा, वो किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी भी क्षेत्र का हो, वो हमारे लिए हमारी अपनी धरोहर है। हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हम उसको वोट बैंक के तराजू पे तोल के नहीं देख सकते। पर इतना हो हल्ला फिर क्यों इस पे? इसलिए क्योंकि अब तक इस प्रकार के नेशनल प्रोग्राम को कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक तक सीमित कर दिया था, और वोट बैंक की राजनीति जब तक चलेगी, आखिर ट्रिपल तलाक पे भी ये लोग विरोध करते थे, 3 तलाक का कानून ये लोग पास करने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, जबकि तमाम दुनिया के मुस्लिम देश अपने आप 3 तलाक के कानून को नहीं मानते, 3 तलाक को प्रतिबंधित कर चुके थे, उसको नहीं, उस व्यवस्था को, इसको प्रथा को पहले ही उन्होंने खारिज कर दिया था। भारत सैकड़ों वर्षों से इसको लेकर के चल रहा था। आभारी है प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने आधी आबादी को इस सम्मान दिया कि 3 तलाक की को प्रथा से मुस्लिम महिलाओं को पूरी तरह मुक्ति देने का प्रयास किया है। ऐसे ही हर अच्छे कार्य का विरोध करना कुछ लोगों के एजेंडे का हिस्सा है, वे लगातार इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे, लेकिन इनके चेहरे एक्सपोज होने चाहिए। एक चीज और कहता हूं कि हर जगह
आप दिल्ली गए तो लोगों ने कहा योगी जी गए, हेट मैसेजेस देखें सबसे ज़्यादा आपके खिलाफ, फर्जी वीडियो देके कहा जाता है कि चाहे वो मेरठ वाला हो, गाजियाबाद का वीडियो देखे हो, विदेशों के भी मीडिया में आप देखो, लुटियन मीडिया ने तो आप जब दिल्ली गए तो कितनी बातें की, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, उनकी मनमर्जी यूपी में नहीं चल पा रही है। उनके अवैध और अनैतिक जो धंधे थे वो यूपी में बंद हो चुके हैं। उनकी अनैतिकता के, उनके ठेके पट्टे के, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे कारोबार यूपी में ठप हो चुके हैं। उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो आखिर कुछ तो बोलेंगे, उनको बोलने देना चाहिए। अब आप क्या उनके बोलने का अधिकार भी छीनना चाहते हैं? उनको बोलने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब बात जरा भाई बहन की करते हैं। इतने सारे तमाम ओवैसी तक आ गए, लेकिन भाई बहन की अभी तक एंट्री नहीं हुई है। देखिए, जो जीवित हो उसको ऑक्सीजन दे करके कुछ देर तक और जीवित रखा जा सकता है। कांग्रेस वेंटिलेटर पे जा चुकी है। यूपी में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो कितना माथापच्ची कर ले, उसकी वास्तविकता जनता के सामने आ चुकी है और ये लगातार एक्सपोज होती जा रही है। एक ऐसी पार्टी जो नेतृत्वविहीन है, जिसके पास अपना कोई नेशनल एजेंडा नहीं है, जिसने देश के अंदर दुर्भाग्य से सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन उसके पास देश के बारे में, समाज के बारे में, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं है। उनका अपना एजेंडा है और अपने व्यक्तिगत एजेंडे को देश पर थोपना चाहते हैं। ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। जनता इनको नहीं स्वीकार कर सकती थी। अभी पता नहीं आपने देखा कि नहीं, जरूर आपकी नज़र पड़ी होगी, हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें वो धर्मांतरण और लव जिहाद को लेके था कि किस तरह से, खास करके यूपी के कई हिस्सों में, वेस्टर्न यूपी में, ये किस तरह से धर्मांतरण और लव जिहाद का चलता है। इसको लेकर, लव जिहाद को लेकर तो आप हमेशा धर्मांतरण को लेकर भी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको लगता नहीं कि अभी उस पर और काम करने की जरूरत है? हमने इसलिए उसके एक्ट बनाए। यूपी पहला राज्य था जिसने इस प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक्ट बनाया। आज उसी का परिणाम है कि हमारी पुलिस इस प्रकार की कृत्यों पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उसके परिणाम भी आ रहे हैं। पब्लिक में उसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। आज लोग अपनी शिकायतों को करते हैं। अन्यथा पहले ये मामले पुलिस के पास जाते थे, पुलिस कहती थी आप किस मामले में हम कार्रवाई करेंगे। तो छल, छद्म, धोखे से अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की कृत्यों को करता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के शिकंजे में उसको लाया जाना चाहिए। क्योंकि केरल हाईकोर्ट तो 2009 में वहां की सरकार को कह चुकी थी कि ये लव जिहाद, यह केरल जैसे राज्य को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। हमें रिलीजियस डेमोग्राफी को समझना होगा। आप कहते हैं अभी कि उत्तर प्रदेश की इतनी बातें आप कहते हैं, मुनव्वर राणा को यहाँ डर लगता है, वो कहते हैं कि मुझे डर लगता है रहने में यहाँ। कह रहा हूं भाई, जो अवैध और अनैतिक कृत्यों में लिप्त थे उनको भयभीत तो होना ही चाहिए, उन पे कानून का भय होना चाहिए। लगातार बयान दे रहे हो। मैं कैसे था तो मैं कह कर उनको बोलने की आजादी उनकी अभी रुकनी नहीं चाहिए। क्यों भय लगता है? ऐसा क्या है, उनको क्यों लगता है? इतना बढ़िया सब चीज आप कह रहे। क्योंकि हर व्यक्ति उनके कृत्यों को देख रहा है। उधर जावेद अख्तर साहब आरएसएस को कह रहे हैं कि तालिबान की तरह। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं ना, इनको बोलने देना चाहिए। इनके कृत्य जनता के सामने आने चाहिए। इनका वास्तविक चेहरा आना चाहिए सामने। जनता इनको पहचाने कि सेकुलरिज्म की आड़ में किस प्रकार के चेहरे हैं, देश के लिए, समाज के लिए इनके क्या भाव हैं।
महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इनके मन में किस प्रकार के भाव हैं, किस प्रकार की जहर घुली हुई है, इसलिए इनका एक्सपोज किया जाना चाहिए। और अच्छा है कि लोग कम से कम इसी बहाने कुछ तो बोल रहे हैं। खाली एक्सपोज और कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। अगर एक्सपोज होंगे तो कानून तो धीरे धीरे करके अपने चपेटे में सबको ले लेंगे। अब बात बुआ और भतीजा की करते हैं। आपने अब्बा कहा था, बवाल मच गया था। देखिए, बवाल मचने का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए था इसमें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पड़ी। देखिए, ये राजनेताओं के दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। आपको मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन अब्बा जान से परहेज है। मैंने तो विधान परिषद में ही बात की थी, वहां नेता जो विरोधी दल हैं, से अहमद हसन जी को मैंने यही बात कही थी। मैंने कभी अपनी पार्टी से पूछे तो क्या अब्बा जान असंसदीय शब्द है क्या? वे बेचारे स्वयं असहज हुए। मैंने कहा अगर असहज ये शब्द असंसदीय है तो फिर प्रतिबंध लगाने की बात का प्रस्ताव लाइए, और नहीं है तो अपने नेता को समझाइए कि वोट चाहिए लेकिन अब्बा जान से परहेज है। क्या ये लोग पहले ईद के समय में गोल टोपी लगा के नहीं जाते थे क्या? इफ्तार की पार्टी देते थे क्या, गोल टोपी नहीं लगाते थे? तब तो इनको परहेज नहीं होता था। लेकिन अपनी खींच मिटाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। अपनी खींच मिटा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, बुआ और बबुआ की जोड़ी इस बार भी रहेगी? कुछ जनता 2019 में इसका जवाब दे चुकी है। मुझे लगता है उसके बाद कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचता है। योगी जी, एक चीज आप बताएं कि तमाम पार्टियां अगर आप देखें, चाहे समाजवादी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, जितनी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियों से लेकर बड़ी पार्टियों तक, अलग अलग हिस्सों में लेकर, एक कहें कि उनका एक एजेंडा है योगी, सिर्फ योगी एजेंडा। ऐसा क्या कर दिया आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेजस्विता के साथ कार्य कर रही है और देश के अंदर हर एक तबके के लिए बिना भेदभाव के जिस प्रकार की योजनाओं को लेकर के आई है, वे अविस्मरणीय है। उत्तर प्रदेश ने उन सभी को यहां पे अक्सर लागू किया है। क्या गांव के लिए, क्या गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं हों। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का मामला रहा हो। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को आगे बढ़ा करके कोरोना प्रबंधन को लेकर के किए गए प्रयास रहे हों, या जो भी हमारे सामने चैलेंज आया उसको पूरे धैर्य के साथ उसको सामना करते हुए उसके रिजल्ट प्रदेश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता को समर्पित करने के मामले रहे हों। सरकार ने हर एक क्षेत्र में काम किया है। स्वाभाविक रूप से जनता जनार्दन जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी और सरकार के इस कार्यों का समर्थन कर रही होगी, तो अपनी खिसकती हुई जमीन से परेशान विपक्षी दलों के नेताओं को तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप करने होंगे, करेंगे। उनकी इस कम से कम एक चीज जो बची है उसको छीनने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। कल आपका, मेरे ख्याल से कल का ही एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। बाढ़ पीड़ित इलाके में गए थे, एक बच्चे को गोद में लेकर आप, बहुत वायरल हो रहा है वीडियो। हमारी सरकार हर पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है। बाढ़ पहले 2017 के पहले भी आती थी। क्या कोई मुख्यमंत्री आज तक आपदा पीड़ित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के अंदर कभी गया? आपने देखा किसी को? कभी नहीं गया होगा। कोरोना कालखंड में मैं हर एक जनपद का दौरा किया, कोरोना प्रबंधन के कार्यों को अपनी आंखों के सामने उस जनपद में लागू करवाया। इससे पहले भी बीमारी होती थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी 1977 से थी,
1977 से लेकर के 2017 तक बीमारी थी। 2017 में भी मामले आए थे। मैंने 1977 से 2017 तक 1977 से 2017 तक इन 40 वर्षों में किसी भी मुख्यमंत्री को और किसी भी प्रधानमंत्री को, यानी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़ दें, जिन्होंने इसके प्रति संवेदना दिखाई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भारत सरकार ने मुक्त हस्ते सहयोग किया, अन्यथा इससे पहले क्यों नहीं हो पाया? क्यों कोई मुख्यमंत्री 40 वर्षों में गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में नहीं गया जहां इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी? ये सभी मासूम बच्चे, इसमें 75 से 90% बच्चे या तो अल्पसंख्यक समुदाय के थे या अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए बच्चे थे। किसी की संवेदना तब तो नहीं की। मैं तो आज भी कहीं कोई शिकायत होती है, कहीं पे कोई इस प्रकार के मामले आते हैं, सारे कार्य छोड़ करके पहले उन क्षेत्रों में जाता हूं। अभी फिरोजाबाद में डेंगू के मामले जैसे आने प्रारंभ हुए, मैं स्वयं वहां गया, अपने सामने पूरी व्यवस्था करके आया, टीम भेजा, एक विशेषज्ञों की टीम वहां पे स्थापित किया, सीनियर अधिकारियों को और मंत्रियों को वहां पे कैंप करवाया। बाढ़ क्षेत्रों में जैसे मेरे सामने बात आई, उत्तर प्रदेश में इस सीजन में तीसरी बार बाढ़ आई है, अलग अलग क्षेत्र में थी, चाहे वह पहले चरण में चंबल और यमुना के कारण आई हुई बाढ़ रही हो। कोई जिला ऐसा नहीं जहां मैं नहीं गया हो। इटावा है, औराई है, जालौन है, हमीरपुर है, इधर मिर्जापुर, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, इन सभी जिलों का मैंने वहां का विजिट किया था। सेकेंड फेज में बाढ़ आई थी, फिर मैंने विजिट किया। थर्ड फेज में भी जो बाढ़ आई थी, 15 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में आई थी। काफी बड़े पैमाने पर नदियां अपने पूरे उसमें चल रही थी, एक बड़ी आबादी उससे प्रभावित हुई थी। राहत सामग्री और बचाव और राहत के कार्य युद्ध स्तर पर हों। हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक गण, हमारे पदाधिकारी गण, सभी लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, जनता जनार्दन की सेवा कर रही है। विपक्षी दल का कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं स्वयं गया था। वो गांव सिद्धार्थनगर का भी एक गांव था, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ गांव था। कैंप में मैंने देखा वो मासूम बच्चा था। वो जैसे मैं गया तो मुझे देख रहा था, मैंने उसको अपनी गोद में उठाया। एक गांव में मैं गया था, आप सोचिए 15 दिन से पूरी तरह पानी से घिरा हुआ था। हमारी राहत सामग्री वहां पहुंच चुकी थी गांव में। फिर मैं गया था देखने के लिए कि 15 दिनों से घिरा हुआ है। आप सोचिए चारों तरफ 15 से 20 फुट पानी हो, गांव केवल गांव एक टापू बन गया था। मैं गया था गांव में, मैं गांव के लोगों से मिला। वहां भी एक छोटी सी बच्ची मुझे वहां मिली, वो मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं देख रहा तो मैंने उसको अपनी उंगली ऐसे पकड़वाया, उसने मेरी उंगली पकड़ लिया। अब देखिए ये भाव होता है, ये विश्वास होता है। उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर तबके का व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा है। आप सोचिए ना, वह मासूम 1.5 साल का बच्ची आपके साथ चल रहा है, वो मेरे साथ चल रही थी। बच्ची थी, मेरे साथ चल रही थी। मैं जब निकला गांव की तरफ तो मेरे साथ चली थी, मेरी नजर पड़ी तो मैंने कहा अरे बच्ची किसकी आ गई। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरा हाथ पकड़ो। उसने मेरा हाथ पकड़ कर मेरे साथ चलने लग गई। आप सोचिए, देखिए कितना विश्वास है उसको। क्या सपा के समय में या उससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, क्या कांग्रेस के समय में बच्चों के मन में इतना विश्वास था? नहीं, कभी नहीं था। प्रदेश में असुरक्षा का वातावरण था, आज प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण है। यही अंतर है। जब हर तबके का व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस कर सके, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बिना मांगे उस तक पहुंच जाए। आज आप बाढ़ क्षेत्रों में जाके देखिए ना, एक एक पीड़ित को मिल रही सामग्री, वह व्यक्ति इस बात से संतुष्ट है कि साहब हमें जो है राहत सामग्री मिल चुकी है। लोग मुझसे कहते हैं कि आप, मैं कोरोना पीरियड में जब जा रहा था, मैं गया था, मैं प्रदेश के अंदर हर जिले में गया था। एक जिले में मैं गया, मुझे बताया गया कि इस गांव में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। मैंने कहा ये लोग घर में क्यों रह रहे हैं, हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? कहा कि नहीं, ये जो है असिम्प्टोमेटिक है, घर में रह करके आइसोलेशन, होम आइसोलेशन की इनकी व्यवस्था है और हमारी टीम निरंतर इनका विजिट कर रही है, देख रही है, दवा दे दी गई। मैं गया उस घर के बाहर, लगभग
10 फुट की दूरी पर वे लोग आए, मुझे देखे, कहा अरे आप यहाँ कैसे क्यों आ गए? मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा साहब आपको अपनी अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए। मैंने कहा अरे आप भी तो हमारे नागरिक हैं। उन्होंने कहा साहब हम तो ठीक हो जाएंगे, आपकी व्यवस्था हमारी सेवा कर रही है और आप प्रदेश को तो आपको देखना, 24 करोड़ लोगों की आपकी जिम्मेदारी है। क्या भाव है लोगों के मन में? उन्होंने कहा साहब आप सुरक्षित रहेंगे, प्रदेश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। ये चीजें जनता के मुंह से सुन करके व्यक्ति को संतुष्टि होती है, यही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, ये संतुष्टि का भाव। जहां पे बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, एक एक बहन बेटी अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है, एक एक परिवार अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो हमारी संतुष्टि, वही संतुष्टि, उनकी संतुष्टि ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये मुझे लगता है चित्र उसी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के दौरे के समय के होंगे। तो ये जो भाव की आप बात कर रहे हैं, ये भाव क्या चुनाव में रिफ्लेक्ट होगा इसके? देखिए सवाल चुनाव का नहीं है, चुनाव आएंगे जाएंगे और कोई संदेह नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चुनाव के लिए नहीं, ये हर गरीब के प्रति, हर किसान के प्रति, हर नौजवान के प्रति, हर बहन बेटी के प्रति हमारी संवेदना है और उनके प्रति सहानुभूति है। हम उसकी पीड़ा के साथ शरीक हुए हैं, हम हुए हैं, हमारी पार्टी हुई है, हमारे जनप्रतिनिधि हुए हैं। विपक्ष कहां था कोरोना कालखंड में? फर्स्ट वेव हो, सेकंड वेव हो, या फिर बाढ़ के समय में, या किसी आपदा के समय में, भारतीय जनता पार्टी हर जगह है। जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हर जगह हैं, हमारा मंत्रिमंडल हर जगह है। अन्य दलों के लोग जो चुनाव के लिए अपनी अपनी दुकानें खोल रहे हैं, ये लोग कहां थे? यही पूछा जाना चाहिए इन लोगों से। आपने मुलायम परिवार को महाभारत से क्यों तुलना कर दी थी? देखिए मैं किसी से तुलना नहीं करता, लेकिन देखिए देश काल और परिस्थिति, समय बदलता है लेकिन पात्र तो वही रह जाते हैं। हर देश काल में इस प्रकार के पात्र आते रहते हैं और हम लोगों को कभी कभी चीजें देखने को मिलती है। डिटेल में कहिए, लोगों ने सिर्फ महाभारत समझा, पात्र के बारे में भी बता दीजिए। उस प्रकार के पात्र आज भी मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। समय आने पर तो मंच सजेंगे, फिर उन पात्रों की विवेचना भी वहां करेंगे। एक लास्ट सवाल योगी जी, आपने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, कितनी सीट? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ पिछली बार 325 सीटें पाई थी। भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से 325 सीट से कम सीट नहीं पाएगी। तो फिर 400 सीट वाले कहां जाएंगे? तो मैंने कहा ना कि वह ये कहने में भूल गए हैं कि बीजेपी 400 सीट पा सकती है और सपा शेष पे आएगी, या हो सकता उनको जानकारी भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे महापुरुष हैं जो लोग बड़े घर में पैदा हुए हैं, स्वाभाविक रूप से 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, इसके बाद फिर उनकी मित्र मंडली आ जाएगी, फिर उनकी अपनी पार्टी सजने लग जाएगी। तो देश और दुनिया से इन लोगों का संबंध कम होता है, जनता जनार्दन से इन लोगों का संवाद कम होता है। कभी निकल गए तो एक पिकनिक मनाने के लिए निकलते हैं, जैसे कोई राजकुमार निकलता है सैर करने के लिए, देखने के लिए, तो ये उनकी कार्यप्रणाली का हिस्सा है। तो इसलिए उनको मालूम ही नहीं कि कितनी सीटें यूपी विधानसभा की हैं, कितने पे चुनाव होना उनको ये भी नहीं मालूम होगा। इसलिए मुंह से निकल गया, किसी ने निकला दिया तो निकल गया। इसलिए धोखे से कभी कभी इस प्रकार के शब्द निकलते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसका आशय ये था कि बीजेपी इतनी सीटें पा जाएंगी और बाकी सीट सपा पाएगी। मुझे लगता है एक सवाल मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी पूछूं कि अभी मैं हाल में गया था, काफी कुछ बदल गया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण आज उत्तर प्रदेश और देश में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। एक नया भारत है। नए भारत में गरीब के लिए भी, किसान के लिए भी, नौजवान के लिए भी, महिलाओं के लिए भी हर प्रकार की स्कीम है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी कार्यक्रम हुए हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के मोर्चे पर भारत सुदृढ़ स्थिति में है, तो वैश्विक मंच पर अपनी वैदेशिक नीति के माध्यम से भी भारत ने अपनी उपस्थिति मजबूती के साथ दर्ज की है। तो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में भी हर जगह आपको परिवर्तन दिखेंगे। काशी में भी, अयोध्या में भी, मथुरा में भी, हर आस्था के केंद्रों में भी गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज चल रहे हैं। रोजगार और नौकरी बिना किसी भेदभाव के हर एक को मिल रही है। इसलिए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो बदलाव तो हर एक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। रोहिंग्या पे आपने, दिल्ली में रोहिंग्या पर आपका बुलडोजर जाके चला था। उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति थी। दिल्ली की राज्य सरकार के कुछ लोगों ने जबरदस्ती उन वहां की जो शासित राज्य सरकार है उससे जुड़े हुए कुछ लोगों ने जबरदस्ती राज्य सरकार की संपत्ति पर अवैध कब्जे करवाए हुए थे। स्वाभाविक रूप से मेरा दायित्व बनता था कि इस अवैध कब्जे को वहां से मुक्त करा करके अपने राज्य के उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित करो, और वही हमने किया है। योगी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया पर समय निकालने के लिए, वक्त देने के लिए। जी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर मुझे अपनी बात को रखने के लिए, जो अवसर देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।